नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवींद्र। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 3 यूरोपीय देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया का दौरा कर इन देशों के साथ भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की है और कई समझौतों पर दस्तखत भी किए। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में दोनों देशों ने 2 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने माल्टा के राष्ट्रपति मैरी लुइस के साथ विस्तृत चर्चा कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार किया और 3 सहमति पत्रों पर दस्तखत किए। तो वहीं दौरे के आखिरी चरण में वो रोमानिया पहुंचे, जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रोमानिया के सीनियर प्रेसिडेंट कॉलिन पॉप्स्क्यू से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर बात की और साथ ही भारत और रोमानिया ने पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने और एमयू हस्ताक्षर करने के साथ ही राज्यसभा के सभापति होने के तौर पर उनका कार्यक्रम अपने समकक्षों के साथ शिष्टमंडल स्तर वार्ता और उनसे संबंधित संसद को संबोधित करने का भी रहा। तो समझेंगे उपराष्ट्रपति के 3 देशों के इस दौरे को और इन तीनों देशों के साथ भारत के रिश्ते और भविष्य की दिशा की। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। श्री शंकर मुखर्जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत, सर स्वागत है आपका। अशोक सज्जनार हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, अशोक सर स्वागत है। केवी प्रसाद हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से, स्वागत है प्रसाद सर। और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल ऑफ जेएनयू से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा शिवशंकर सर आपसे, इन तीनों देशों की यात्रा और भारत के अगर हाल के दौरों को देखें, फोकस उन देशों पर ज़्यादा देखा है यात्राओं को लेकर, संबंधों को लेकर, जहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से मैं कहूँ कि शायद रिश्तों पर धूल जमी हुई थी। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? आप सही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इनको गुडविल विजिट की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसे देश हैं जिनका सहयोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सालों पर बहुत साल बीत जाते हैं हाई लेवल कांटेक्ट के बिना। मुझे याद है मेरे जो पहले एम्बेसडर थे, हमारे बहुत ही मशहूर लेजेंडरी डिप्लोमेट मिस्टर वेंकटेश्वरन, कहते थे दोस्त बनाना पहले से चाहिए, सिर्फ उस समय नहीं जब उनकी ज़रूरत पड़े, पहले से ही दोस्ती कायम रखना चाहिए। ये गुडविल विजिट्स हैं। देखिए, सर्बिया तो एक तरह से सक्सेसर स्टेट है यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया जब बाल्कनाइज हो गया, अलग अलग देश बन गए, लेकिन उनके साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी है, क्योंकि 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा था, उसमें वो बेलग्रेड में साइन हुआ था। सर्बिया का वो अब भी कैपिटल है। माल्टा एक छोटा सा आइलैंड देश है। अभी कुछ ही समय पहले हमारी एम्बेसी भी वहाँ स्थापित हुई है। उसके पहले हम लिबिया से वहाँ डील करते थे। लेकिन माल्टा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एक मेंबर है, और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जो भारतवर्ष मेंबरशिप चाहती है उसको समर्थन देती है। 41 नेशंस जो हैं, जिसमें चीन और कुछ और जो खिलाफ हैं, लेकिन बाकी सारे मेजॉरिटी के कंट्रीज़ में माल्टा शामिल है जो सपोर्ट करती है। रोमानिया का एक मिनरल रिच कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, इसलिए आपके रिपोर्ट ने भी नोटिस किया कि वो पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में एमओयू हुए। और इन किसी भी देश में हाई लेवल विजिट्स हों, तो जो सेक्टर्स जैसे कमर्शियल, इकोनॉमिक रिलेशंस, ये इनको तो एक पुश मिलता ही है। तो एक तरह से ऐसे विजिट्स जो होते हैं, इसका मतलब इसका अगर हेडलाइंस में ना भी आए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि हाई लेवल विजिट से ही जो रिश्ते होते हैं 2 देश में, वो विजिबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और इत्तेफाक से कुछ रोज़ पहले मैं हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिस्टर वीके सिंह, फॉर्मर आर्मी चीफ, उनसे मिला था। वो कह रहे थे, और ये सच भी है, कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है, उनके विदेश नीति में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है ऐसे हाई लेवल विजिट्स में। और वो बता रहे थे कि
दुनिया में तकरीबन 120 देशों में इस तरह के पिछले 4-4.5 साल में Visits उनके इस तरह के हाई लेवल विजिट्स हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये विजिट्स अगर कुछ बहुत हेडलाइन ग्रैबिंग आउटकम्स ना भी हों, ये बहुत यूजफुल हैं। ये मित्र देश हैं, इनसे स्लोली और स्टेडीली हमारे कमर्शियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशंस आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के की भले ही मीडिया में चर्चा रहा इन विजिट्स देशों को लेकर, लेकिन ये अपनी जगह दोस्ती के लिहाज से और फ्यूचर में सामरिक या फिर दूसरे नज़रिए से काफ़ी अहम है। अशोक सर, थोड़ा सा मैं आगे और समझना चाहूँगा, इन देशों में अगर पोटेंशियल देखें और दोस्ती अपने आप में एक नया आयाम कहती है जब आप हाई लेवल विजिट की बात होती है, लेकिन पोटेंशियल अगर देखें और फ्यूचर को देखते हुए तीनों देशों की अहमियत भारत के नज़रिए से क्या कुछ है? जी, मैं दो चीज़ें और इसमें कहना चाहूँगा जो एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी ने कहा। जो गुडविल विजिट्स तो हैं, परंतु इसके साथ साथ अगर हम और देखें, जो भारत का जो प्रोफाइल है, इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोफाइल है, वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमको जितने देशों के साथ हम अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है इसमें। और दूसरा, आपने ये भी बहुत ठीक कहा, जो इनके साथ हमारा क्या पोटेंशियल है, क्या संभावनाएं हैं। और अगर हम देखें इन तीनों देशों में, सर्बिया में अभी हमारा व्यापार का जो स्तर है करीब $200 मिलियन है। अगर माल्टा के साथ देखा जाए वो भी करीब $200 मिलियन है। और अगर रोमानिया के साथ देखा जाए करीब $800 मिलियन है। तो मतलब छोटे देश हैं, छोटी जनसंख्या है, छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, परंतु जो हमारे ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। परंतु ये कहते हुए ये भी हमको समझना होगा, जो आगे ले जाते हुए इनकी संभावनाएं और भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए, क्योंकि अगर ये हाई लेवल पर इंटरैक्शन होता है तो हमने आजकल देखा है जो बड़े फैसले होते हैं वो जब निकलते हैं वो तभी निकलते हैं जब शीर्ष नेता की मुलाकात होती है। क्योंकि इसमें एक चीज़, जब हम काम करते थे, मिनिस्ट्री में थे, तो हमेशा जब दो लीडर्स मुलाकात करते हैं वो पूछते हैं जो इसमें डिलीवरेबल क्या है, जो इससे बाहर निकल कर क्या आएगा। और हमारे कुछ, जैसे अभी इन्होंने कहा, तो हमारे और साथी हुआ करते थे, वो कहते हैं ये जो बड़ी विजिट्स होती हैं, दीज आर एक्शन फोर्सिंग इवेंट्स। ये इवेंट्स हैं जिससे कि जो भी पूरी, केवल विदेश मंत्रालय नहीं, इसमें माइंस, गैस, टेक्सटाइल्स, कॉमर्स, अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग, सबको मिलाया जाता है। और फिर इनको कैसे इनके देशों के साथ हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर रोमानिया के साथ देखा, माल्टा के साथ देखा जाए, तो वहां पर ये पहली बड़ी विजिट है, हाई लेवल विजिट है 28 साल के बाद। और अगर सर्बिया का देखा जाए, तो जब पिछले साल यहाँ पर अलेक्जेंडर व्यूकिच आए थे, जब ये वाइब्रेंट गुजरात में जनवरी 2017 में आए थे, तो वो पहला विजिट था ऐसा हाई लेवल जो 30 साल के बाद हुआ था। तो ये हमने देखा है इस सरकार के माध्यम से, जो बहुत से ऐसे देश हैं, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हो, जहाँ की ये वाली जो लीडरशिप है, नेता हैं, ये पहली मर्तबा गए हैं। और जैसे हमारा रोल अब अगर बढ़ता जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में, तो उसमें भी इसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। प्रसाद सर, सेंट्रल यूरोप और इन देशों की जो मैं कहूँ कि भौगोलिक स्थिति है, भले ही जैसा कि कहा सज्जन साहब ने कि आकार में भले ही कम हो, जनसंख्या के लिहाज से कम हो, लेकिन व्यापारिक और अगर हम पोटेंशियल देखते हैं तो काफ़ी कुछ दिखता है। सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से रिश्तों में और जिस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है, इन तीनों देशों की ये यात्रा, इस किस तरीके के संकेत आप देखते हैं भविष्य में? देखिए, व्यापार तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह से है, जैसे आपने दूसरी बात कही, जहाँ तक सामरिक की बात है, खासकर अगर माल्टा की बात कहें, 2011 और 2014 में जब हमको लिबिया से अपने नागरिक निकालने पड़े, तो माल्टा एक ऐसा देश था जिसके ज़रिए हम वहाँ से, उनकी मदद से काफ़ी कुछ हुआ। तो वक्त बे वक्त, जैसे एम्बेसडर मुखर्जी भी कह रहे थे कि भाई जब ज़रूरत हो तभी दोस्ती की तरफ ना भागें, उसको आप मेंटेन करें। और उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आपको याद हो कि पिछले 3-4 महीने पहले जब विदेश मंत्रालय के 4 साल पूरे होने पे सुषमा स्वराज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, उन्होंने एक बात वहाँ ये कही थी कि इस सरकार का ये फैसला है कि 192 जो राष्ट्र हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनमें सभी ना कहीं भारत का एक मंत्री जाएगा, और गए हैं। और 185 से ज़्यादा उस वक़्त उन्होंने आंकड़ा दिया था कि ऐसे राष्ट्र है जो भारत ने अपने ताल्लुकात फिर से वहाँ पे जाके जताए हैं। तो एक ये बहुत अहम बात है। और जिस तरह से हर दिन
परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, परिप्रेक्ष्य में चीज़ें देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये इस तरह के विजिट्स रखते हैं तो कई सारी बातें निकल के आती हैं, और वक्त बे वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको उसमें अपने आप को पाते हैं उस बीच में। जी प्रोफेसर गुलशन, क्योंकि जिस तरीके से हम व्यापारी की उनकी नज़रिया हर बार होता है, और हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है जो भी विजिट हुई हैं उसमें बड़ा फोकस रहा है वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर, उनके साथ कनेक्ट, उनको भारत में इनवाइट करना निवेश के लिए या फिर दूसरे जो बड़े औद्योगिक कामकाज हो रहे हैं उस पर भागीदार के तौर पर। इन देशों में क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिखती है और आगे किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? इन तीनों देशों में बहुत ज़्यादा कोई प्रवासी भारतीय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मुझे जो लगता है ये जो विज़िट है, नॉर्मली हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति की विज़िट हो, उपराष्ट्रपति की विज़िट हो, वो काफ़ी औपचारिक और काफ़ी सेरेमोनियल नॉर्मली होती हैं, वो तो है ही हैं। और मैं इनफैक्ट ये मानता हूँ कि इस विज़िट को, जो उनकी 3 देशों की यात्रा है, उसको अगर आप देखें, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति की जो यात्रा वो भी इसी इलाके में हुई थी, बुल्गारिया में, और उसके बाद जो चेक रिपब्लिक में, ग्रीस में। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ उस तरह की हाई लेवल विज़िट तो है ही, लेकिन ये काफ़ी एक सोची समझी भारत की विदेश नीति का एक काफ़ी पुख्ता उसका प्रमाण ये है कि ये पूरे का पूरा जो इलाका है सेंट्रल यूरोप का, साउथ ईस्टर्न यूरोप का, वो काफ़ी समय से हमने उस इलाके को, हमारा एक अच्छी वहाँ पे एक बहुत पकड़ थी पहले, हमारा वहाँ उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे युगोस्लाविया के साथ गुटनिरपेक्षता के तौर पे, बाकी सारे देशों में क्योंकि वो सारे पार्ट सोवियत एंड ईस्ट यूरोपियन जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हमारे ताल्लुकात थे, अच्छे राजनैतिक संबंध हमारे उनके साथ हैं। लेकिन हमारा प्रभाव निश्चित तौर से, क्योंकि उनका भी दृष्टिकोण थोड़ा वेस्ट की तरफ ज़्यादा हो गया, काफ़ी समय से हम उनसे थोड़ा दूर हट गए हैं। तो अभी उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले खास तौर से 7-8 साल से चीन का प्रभाव अगर आप देखते हैं इस पूरे इलाके में पहले से काफ़ी बड़ा है। चाहे उन्होंने 2012 से जब से 16+1 शुरू किया है, और ख़ास तौर से 2-3 देश अगर आप देखते हैं, मैं इन दोनों विजिट्स को इकट्ठा करके इसलिए देख रहा हूँ, ग्रीस के अंदर देखिए, सर्बिया के अंदर देखिए, पोलैंड के अंदर देखिए, इस पूरे इलाके में हंगरी के अंदर देखिए, चीन का प्रभाव पहले से बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जितनी यात्राएं यूरोप के अंदर रही हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न यूरोप के अंदर रही हैं, वहाँ पे बहुत हमारा संबंध बना है, लेकिन इस इलाके को हमने इग्नोर किया था। मुझे लगता है कि इस यात्रा के साथ और इससे पहले की जो यात्रा है, राष्ट्रपति की यात्रा, उन दोनों को एक साथ जोड़ते हुए दोबारा से उस इलाके में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि इस पूरी नीति को आप देखेंगे आगे ये इवॉल्व होती हुई आएगी। जैसे चीन ने 16+1 किया है, इसी तरीके से मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे भारत की विदेश नीति आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों के अंदर वो उभर के कुछ आएगी कि कैसे इस पूरे इलाके को हम, क्योंकि जैसे सर्बिया है, अब सर्बिया तो युगोस्लाविया के 6 टुकड़े हो गए हैं, उसके बाद उसका लेकिन मेन स्टेट सर्बिया है, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध बहुत पुराने रहे हैं। और वैसे भी जो कोसोवो का जो मुद्दा अभी चल रहा है उसमें हमने उनको पूरी समर्थता दी है, क्योंकि और लेकिन 100 से ज़्यादा दूसरे देश जो हैं वो कोसोवो को उसको रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं। तो उसके अंदर लेकिन हमारे पॉलिटिकल संबंध इनके साथ अच्छे हैं, लेकिन हमारे को अपने जैसे पकड़ वहाँ पे दोबारा बनानी है। मुझे लगता है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट जो है उसको देखना चाहिए, और उसमें काफ़ी इसके दूरगामी परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे। अशोक सर, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो विदेश नीति, अगर मैं शायद हो सकता है गलत हूँ, कि जो संबंध होते थे वो अपने निजी हित या फिर हम अपने सामरिक व्यापारिक 1-to-1 इसको देखते थे। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर कह रहे हैं कि अब दायरा बढ़ा है और हम न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे या फिर जो कंपटीटर कंट्री हैं उनके प्रभाव को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस नज़रिए से ये जो 3 देश हैं वो भारत के साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे या क्यों जुड़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत हम क्यों हैं? देखिए, उनकी ज़रूरत तो हम यकीनन है, क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति है। जैसे आपने स्वयं कहा, भारत का कद बढ़ रहा, और अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो जब यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात में सर्बिया के प्रेसिडेंट जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने रोमानिया के प्रेसिडेंट जब आए थे तो सर्बिया के उन्होंने कहा था
जो यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ऐसी संभावनाएं हैं, बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर की जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो और हमारी वैल्यू सिस्टम्स आप देखिए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, तो ये हमारा कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। जहाँ तक व्यापार की संबंध की बात है, अगर आप रोमानिया के में देखिए, छोटा देश है परंतु उसमें बहुत सारी ऐसे, अगर हमारी कंपनीज आप देखें वहाँ पर, तो चाहे वो आईटी कंपनी हो, विप्रो हो, जेनपैक्ट हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, रेड्डी लेबोरेटरीज हो और हो, चाहे वो टेक्सटाइल कंपनीज हो, तो तमाम हमारी जो कंपनी है वहाँ पर बनी हुई है। और उसके अलावा वहाँ पर मित्तल ग्रुप ने स्टील भी वहाँ पर फैक्ट्री वहाँ पर एक्वायर की है। तो ट्रेड एक बहुत बड़ा विषय है, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा जो वहाँ पर CII भी एक डेलीगेशन लेकर गया है, और जहाँ पर भी वो गए हैं उपराष्ट्रपति ने हमेशा वहाँ पर बिजनेस फोरम को एड्रेस किया है। तीनों देशों में बिजनेस फोरम को वहाँ पर एड्रेस किया है, क्योंकि व्यापार की भी बहुत संभावनाएं हैं और भारत का तो कद और बढ़ता जा रहा है। तो वो भी ये समझते हैं जो अगर संबंध अच्छे होंगे। और एक और चीज़ है, जो ये यूरोप में छोटे देश हैं परंतु इनके पास बहुत ऐसे देशों के पास जिसे हम कहते हैं नीश टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम उनके साथ कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, व्यापार के संबंध में, इन्वेस्टमेंट के संबंध में कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये इसका दोनों तरफों को ये फ़ायदा होगा। मुखर्जी सर, एक और चीज़ जो कही जा रही कि जब हम इन देशों के साथ रिश्तों की परत को नए तरीके से कलर या फिर रंग रहे हैं, नई दोस्ती को नए पायदान पर ले जाने की कोशिश होती है हाई लेवल टॉक्स के ज़रिए, इस तरह के डेलीगेशन जब जाते हैं, ख़ासतौर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब दौरा करते हैं UN जैसे संगठन में, वहाँ पर जो हम अपनी दावेदारी पेश करते हैं या फिर अलग अलग जो संस्थाओं में हमारे प्रभुत्व या फिर हमारी जो विज़न उसको जब रखते हैं, इस तरह के देश, भले हमने छोटा देश जरूर कह रहे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, छोटे देशों का भी जनरल असेंबली में वोट उतना ही होता है जितना कि सबसे बड़ा देश, सुपर पावर भी कह लीजिए। तो मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि हमें पता नहीं किस समय हमें इन लोगों का समर्थन चाहिए होगा। तो वो तो एक डिप्लोमेसी की एक पिलर है कि और मेरे साथी ने यहाँ, मेरे साथ जो साथी उन्होंने जो कहा, मैं उसको फिर से एक अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ये सही है, बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा कि ये एक रैंडम विजिट्स नहीं है, ये कि अब चलो जी इन देशों में नहीं गए हैं अभी चलते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्लान है कि रीजनली और बायलैटरली जहाँ जहाँ निगलेक्ट, मतलब रिलेशनशिप तो है लेकिन वो डोरमेंट है, थोड़ा सोया हुआ है, उसको रिवाइव करना, उसको वाइब्रेंट बनाना, और उसका सबसे सहल और इफेक्टिव तरीका है हाई लेवल विजिट्स के जरिए। ये एक प्लान है, ये एक विजन है। ये प्रेसिडेंट का विजिट, वाइस प्रेसिडेंट का विजिट, अफ्रीका में देखिए प्रधानमंत्री का रुवांडा में जाना, प्रेसिडेंट का जिबूती में जाना, वेस्ट अफ्रीका में विजिट्स करना और एम्बेसीज खोलना, जिनको हमने अब 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए जो हम बहुत एक्टिविटी वहाँ दिखा रहे हैं। उसके पहले क्योंकि वो फ्रैंकोफोन थे, हम निगलेक्ट करते थे। तो ये जो है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का जो विजन है, आगे जाके इसको कितना इफेक्टिवली इसका इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये विजन जो है बिल्कुल सही है और ये प्लान है। तो इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता था। दूसरा एक चीज़ मैं कह देता हूँ एक चुनौती के हिसाब से, कि ऐसे पहले भी हुआ है। हमारी मुश्किल ये है कि हम ये एक विजिट होने के बाद फाइल बंद हो जाता है और एक शेल्फ पे चला जाता है। हमारा जो फॉरेन सर्विस है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल इस सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए एक रेलेवेंट है। हमारा जो फॉरेन सर्विस है, हमारे साइज़ के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा फॉरेन सर्विस है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये हमारी मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में भी कह चुकी है। रेजिडेंट मिशन एक ही तरीका है, जो दरवाजे खुलते हैं एक हाई लेवल विजिट से, ये जो डस्ट आपने बोला, इसको झाड़ू लगाकर अलग किया जाता है, इसको पॉलिश करके रखने के लिए
इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, फॉलोअप की ज़रूरत है। और हमारे मंत्रिमंडल में किसी को इतना टाइम नहीं कि 190 देश के यहाँ जितने जितने इनिशिएटिव्स हैं उसके पीछे पड़े रहें। ये हमारे मंत्रालय का काम है, हमारे एम्बेसीज का काम है। तो ये विजिट्स सिंपल विजिट्स रह जाते हैं। उस समय हेडलाइंस होते हैं, उस समय एक जोश आता है और फिर वो सेटल हो जाता है। खास फ्यूचर के लिए कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होता क्योंकि फॉलोअप उतना नहीं होता। फॉलोअप की जरूरत है। तो ये विजिट्स एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका फायदा उठाना, इसको सस्टेन करना, ये डिप्लोमेसी का काम है। प्रसाद सर, वाकई ये एक चुनौती है और इसको अब आगे जाकर किस तरीके से हम बाहर कर सकते हैं, इसका समाधान निकाल सकते हैं, इस पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। जिस तरह से भारत जिस तरह से अपने आप की छवि बना रहा है पूरे विश्व में, और अपने प्रतिनिधित्व, जब तक भारत सरकार का परचम आप हर जगह जाके लहराते हैं तो वहाँ पे अपना कार्य दिखाएं। क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने विदेश कई जगह शुरू कर दिए, लेकिन सालों साल लग जाते हैं उनको पूरा करने में। चाहे अपने पड़ोस में ही कई सारे इस तरह के हैं कि आपको लगातार खबरें आती हैं वहाँ से कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पैसे हैं, आवंटन किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं कि उसमें कोई कमी है। खैर, उसमें आजकल जो नया एक शुरू हुआ है कि निजी सेक्टर को आपने काफ़ी हद तक दिया हुआ है, वो भी जाना शुरू हुआ है। और जैसे आप सर्बिया की बात कर लें कि एक भारत के एक प्रमुख निजी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने वहाँ एक MOU साइन किया है वहाँ असला के लिए जी। तो इस तरह के नए प्रयास भी हो रहे हैं। और जैसे IT सेक्टर में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये तो प्राइवेट सेक्टर्स में ही है, तो ये एक अलग रास्ता खोलता है। लेकिन जो सामरिक दृष्टि से चाहे हो या कूटनीतिक दृष्टि से जो वायदे किए गए हैं उस पर कार्यान्वित हो, तब भी तो आपकी बात मानी जाएगी कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए। बिल्कुल। और जो बात अमृता शिवशंकर मुखर्जी कह रहे वो भी अहम है कि जब हम हाई लेवल टॉक्स के जरिए शुरुआत करते हैं रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की, तो ज़रूरत है कि उसको असल में मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए और उसका फॉलोअप बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था फसल बीमा के नए प्रावधानों को लेकर। 19 सितंबर को सौरभ जायसवाल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए प्रावधानों को शामिल करना एक अच्छा कदम है। बीमा कंपनियों की ओर से एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसानों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराने का नियम बहुत ही अच्छा है। किसानों के खेतों में स्थानीय आपदा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी के लिए राज्य सरकार और बीमा कंपनियों की ओर से तकनीकी सहायता ली जानी चाहिए और इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार और बीमा कंपनियां किसानों को जागरूक करें। हमारे एक और दर्शक हैं, कल्पना सिंह लिखती हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रिया। सरकार का ये कदम जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत ही अहम है। ये किसानों को मजबूती देगा और अगर ऐसे ही सरकार नए कदम उठाएगी तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें यूं ही लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।